यूएस की ही पॉलिसी थी कि कोई भी एक भी नेशनल आइडेंटिटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, वी वांट ग्लोबल सिटीजन्स, फ्री ओपन वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। तो उसकी वजह से आपके देश में इमिग्रेशन बढ़ी, आपकी सोसाइटी मल्टीकल्चरल हो गई, और जैसे ही वो हुआ आपने इमिग्रेशन के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। आपने बोला हमारी सिविलाइजेशन को हर्ट हो रहा है। आई मीन US is not even a civilization. The world was promised open borders. Now the same voices call migration a threat to civilization. Trade deficits deepen, dependencies grow, and the rules change only for the powerful. This is not policy. This is power. जब ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए चाइना पे, तो चाइना ने रेयर जो हम एलिमेंट्स जो उसमें एक रॉ मटेरियल यूज होता है मैग्नेट्स, उसको उन्होंने एक्सपोर्ट कब्स लगा दिए चाइना में। हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है मेरे अकॉर्डिंग। पूरी वर्ल्ड में बहुत ऑटोमोबाइल कंपनीज जो कि चाइना पे डिपेंडेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। फेमस सेइंग है कि मेड इन इंडिया रिलाइज ऑन मेड इन चाइना। रशिया से हमने सस्ता ऑयल खरीदा। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि वो स्मार्ट मूव था या नहीं? हम सोचते हैं कि जियोपॉलिटिक्स से निपटने के लिए हमारे पास लीडर्स हैं, बॉर्डर पर हमारी आर्मी है, लेकिन एक आम आदमी की लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट है? फोन पर मेड इन चाइना लिखा होना, वीजा रिजेक्ट होना, पेट्रोल का महंगा होना, ये सब चीज जियोपॉलिटिक्स ही है। इन सब चीजों को समझने के लिए आज हमारी गेस्ट है गरिमा अरोड़ा, जो कि जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, सिंपल लैंग्वेज में बताओ, मेरे जैसे एक आम आदमी को जियोपॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। जैसे जितना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आपको इम्पैक्ट करती है, मैं मानती हूँ उतना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इम्पैक्ट करती है। हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि कोई मेजर जियोपॉलिटिकल हैपनिंग हो गई कि वॉर हो गया, तो हमें लगता है हमारी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अभी गाजा में वॉर हुआ, तो हमने देखा कि कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे वी कुड सी कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, फर्टिलाइजर्स, वो एक्सपेंसिव हो गए। गाजा के समय पे जो हम सुएज कनाल का रूट यूज करते थे फॉर ट्रेडिंग, वो उस पे जो येमेन के मिलिशिया ग्रुप है हूथीस, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया, तो वी हैड टू गो अराउंड द एंटायर अफ्रीकन कोस्ट एंड देन गो टू द यूरोपियन मार्केट्स। तो उसकी वजह से हमारे ट्रेड पे इम्पैक्ट आया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ी। बट एक सिर्फ बड़ी जियोपॉलिटिकल हैपनिंग जैसे कि वॉर इम्पैक्ट नहीं करता। मेरा मानना है कि डेली डे टू डे हैपनिंग्स जो है, हाउएवर स्मॉल दे आर, दे इम्पैक्ट अस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक वीजा, अभी वीजा रिजेक्शन जैसे इंडियंस के बढ़ रहे हैं, सो आपको लग रहा है कि ठीक है, मतलब मे बी इट डिडंट वर्क इन आवर फेवर, हमारी डॉक्यूमेंट्स की तरफ से कोई कमी होगी, बट आई वुड से इट्स जियोपॉलिटिकल। व्हाई वुड दैट हैपन? क्योंकि जैसे अभी वर्ल्ड में एंटी इमिग्रेशन वेव चल रही है, तो काफी राइट गवर्नमेंट्स है जो पार में आ रही है। इफ नॉट इन पार, तो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनका वेट बढ़ रहा है। तो जब भी ऐसे एंटी इमिग्रेशन वो होगी, तो वीजा रिजेक्शंस वुड इंक्रीज। और आप कोई भी छोटी हैपनिंग, अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल लूं, जैसे अगर किसी की ईवी में डिले हुआ सप्लाई में, तो इट्स नॉट बिकॉज कि कार में वेट पीरियड बड़ा था, ज्यादा था। आई वुड से अगेन इट्स जियोपॉलिटिकल, क्योंकि जब ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए चाइना पे, तो चाइना ने रेयर जो हम एलिमेंट्स जो उसमें एक रॉ मटेरियल यूज होता है मैग्नेट्स, उस पे उन्होंने एक्सपोर्ट कब्स लगा दिए चाइना में। और पूरी वर्ल्ड में बहुत ऑटोमोबाइल कंपनीज जो कि चाइना पे डिपेंडेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करिए, क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्शन हॉल्ट करनी पड़ी या फिर स्टॉप ही करनी पड़ी ओवरऑल। तो ये ऐसे छोटी छोटी हैपनिंग्स होती हैं जो हमें लगता है जियोपॉलिटिकल नहीं है। आई विल टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल। आपके फोन में डू यू यूज टिकटॉक एनीमोर? आप शीन यूज करते हो? आपका जो पहले हम लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम हाँ जी करते हैं, तो वो सिर्फ एक वो जो बैन था वो जियोपॉलिटिकल था। अगर वो गलवान में चाइना में जो क्राइसिस हुआ, वी लॉस्ट फ्यू सोल्जर्स, तो अगर वो नहीं होता, सो वुड वी हैव सीन इंडियन गवर्नमेंट बैनिंग दोज एप्स? आई डोंट सी दैट। सो दैट वाज जियोपॉलिटिकल। यानी कि एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में भी जियोपॉलिटिक्स का लेना देना है। हाँ जी, मतलब इफ यू पिक एनी हैपनिंग, कोई भी फिनोमेनन आप मुझे बताइए, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं उसे जियोपॉलिटिक हैपनिंग, कोई भी जियोपॉलिटिकल हैपनिंग से लिंक हो सकता है। That's how profound geopolitics is in our day-to-day life. मैम, इंडिया की इमेज पे बात करते हैं। हाँ जी। कुछ टाइम पहले
और अब लोगों को जो फर्क दिखता है, क्या वो सिर्फ पेपर बेस्ड है, न्यूज में है, या आपको लगता है कि सच में इंडिया की इमेज पिछले कुछ सालों से ग्लोबली चेंज हुई है? अगर इस क्वेश्चन को मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मतलब आप शायद पूछ रहे हैं कि इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है ग्लोबली, तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई वुड समबडी रिस्पेक्ट सम अदर से अ कंट्री? क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे जिसकी वजह से रिस्पेक्ट किया जाता है। सो वही इंडिया के क्रेडेंशियल्स जो कि विद टाइम हमने बिल्ड करे हैं। तो आप इकोनॉमिक पावर की बात करिए, सो इफ आई टेक इकोनॉमी, वी नो दैट वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, अगर एक हाँ जी। नॉर्मल इंसान अगर किसी कंट्री की पावर को समझे या फिर उसकी रिस्पेक्ट के पैरामीटर्स को समझे, आपके अकॉर्डिंग क्या मेजर पॉइंट्स हैं, 3-4, जिसके बिहाव पे या फिर जिसको देख के उस कंट्री की इमेज, रिस्पेक्ट या पावर को कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी। तो एक आईआर की जो थ्योरेटिकल जो होता है उसमें तो हम एक हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। मैं उसके अगर छोटे कंपोनेंट्स ब्रेक करूँ तो मिलिट्री पावर होती है, इकोनॉमिक पावर होती है, फिर कंट्री की जो पावर ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, कि आप कितना, ये तो मिलिट्री और इकोनॉमी थोड़ा कोअर्सिव पावर हो जाती है जिसमें आप दूसरों को वाया कोअर्शन इम्पैक्ट करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो। बट सॉफ्ट पावर इज जब आप अपने कल्चरल टूल्स, अपनी डेमोक्रेसी, अपने काफी जैसे सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, जब उनसे अपने जैसे बॉलीवुड, योगा जो हमारे मेजर एलिमेंट्स हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इकोनॉमिक वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वील सून बिकम द थर्ड लार्जेस्ट, ओवरटेकिंग जापान। ये कौन कैलकुलेट करता है? काफी ऐसे जो जीडीपी फिगर्स हम देते हैं, जो जीडीपी कंट्री की फिगर्स निकलती हैं, तो उसी से ही कंट्री की रैंकिंग होती है। Okay. तो ये जीडीपी के टर्म्स में वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो मे बी वील वेरी सून ओवरटेक जापान एंड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम लार्जेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है फॉर द, इट हैज बीन हैपनिंग फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स से। मिलिट्री में बात करें तो आई मीन आई वोंट बोर यू विद फैक्ट्स कि हम फोर्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। आई थिंक एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर हम ऑपरेशन सिंदूर देखें, सो वी कुड सी द प्राउस ऑफ आवर मिलिट्री। हमने देखा कैसे हमने इंडिजिनस सिस्टम्स यूज करके कैसे प्रिसिशन स्ट्राइक्स कैरी आउट करी थी इन पाकिस्तान। तो दैट इज एन एलिमेंट ऑफ आवर पावर। टेकिंग अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इट हैज बिन, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही बोली जाती है कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा जो डाइवर्सिटी है, तो दैट इज अ सिंबल ऑफ आवर पावर। और ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है इन सब चीजों में, वी हैव बिन फेसिंग चैलेंजेस, बट कितना अच्छे से हम उन चैलेंजेस को हैंडल करते हैं। मतलब मैं एक अप्रोच जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम ऐसे सोचते हैं कि जो चैलेंजेस हो रहे हैं, कुछ आता है हमारे जीवन में चैलेंज, तो हम ऐसा सोचते हैं कि वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, वाई इज दिस हैपनिंग अगेंस्ट मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बट इफ वी चेंज आवर अप्रोच एंड टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट दिस वे कि मे बी दिस इज हैपनिंग फॉर मी, तो अगर हम उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, जैसे कि जो इंडिया जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें दैट वी बीन डूइंग, तो वो चैलेंजेस भी ओवरकम कर पाएंगे। और जो इंडिया के टारगेट्स है ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, विकसित भारत, वो अचीव होगा। जो भी जियोपॉलिटिकली हमारे एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, मे बी वी रियलाइज दैट। मैम, जैन 2025 में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प आते हैं। हाँ जी। इंडिया बहुत खुशी की लहर होती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, पीएम मोदी से लेके एक नॉर्मल लोग जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, हाँ जी। वो भी अपनी सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करते हैं कि सबको बहुत बधाई, क्योंकि इंडिया के दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प वापस आ गए हैं। हाँ जी। ठीक है, कुछ टाइम बाद ट्रम्प का एंटी इंडियन बिहेवियर सामने आता है, चाहे वो टैरिफ के फॉर्म में देख लो या अलग अलग तरीके से। क्या ऐसा प्रॉब्लम लगता है आपको कि क्यों ऐसा ट्रम्प का एकदम से एंटी इंडियन बिहेवियर हुआ? उसका एक नॉर्मल, एक डेली पर्सन की लाइफ में या फिर इंडिया की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो जॉब्स में, एक्सपोर्ट्स में क्या असर पड़ा? सबसे जो बहुत ही एक प्रोवोकेटिव मूव जो थी उन्होंने करी थी, जो उन्होंने इंडिया पे टैरिफ्स लगाए थे, 25% टैरिफ्स उन्होंने रेसिप्रोकल लगाए थे, जो कि उन्होंने फिर काफी देशों पे भी और लगाए। बट जो एक अलग से मूव जो उन्होंने करी कि 25% उन्होंने पेनल्टी लगाई इंडिया पे फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो आई वोंट से कि एक फ्रेंडली बिहेवियर था वो,
फ्रॉम अ कंट्री यूएस जिसके साथ हम एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप परस्यू करते आए हैं। फिर ट्रम्प ने सिर्फ इंडिया को यहाँ पे भी सिर्फ दैट वाज नॉट द ओनली प्रोवोकेशन वी आल्सो सॉ इट इन द फॉर्म ऑफ हिम रीहाइफिनेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब मैं हाइफिनेशन की बात करती हूँ तो हम लोग हमेशा दिस गवर्नमेंट स्पेसिफिक स्पेशली हैज ट्राइड कि हम लोग इंडिया और पाकिस्तान को एक नजर से या एक लेंस से ना देखे। पाकिस्तान में look at India through their lens, but we didn't want the world to look at India through Pakistani lens. तो हमने वो एक hyphenation जो था, हमने एक dehyphenation करा था, but Trump has dehyphenated. उन्होंने बार-बार credit लिया है for जो उन्होंने ceasefire कराई, which Indian government has never said कि वो we say that it was unequivocally requested from the Pakistani side because हमारी military ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया था उसके बाद So ऐसी कुछ provocations है, then signing a number of deals with Pakistan और considering कि इंडिया यूएस की पार्टनरशिप को जब जो बाइडेन गवर्नमेंट थी इवन जो ओबामा थे उन्होंने बोला था कि इट इज द मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। इतना उन्होंने इस पार्टनरशिप को इतना पिवटल बताया था और आप उस एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप को यू डू अवे विद इतनी एस्टैब्लिश पार्टनरशिप एंड पार्टनर विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो मैं तो इसे एक मायोपिक वर्ल्ड व्यू कहूंगी, मैं नहीं बोलूंगी कि स्ट्रेटेजिक है। और इम्पैक्ट जो इंडिया के टैरिफ्स जो उन्होंने इंडिया पे टैरिफ्स लगाए हैं उसका जो इम्पैक्ट आया है, कुछ सेक्टर्स हैं जो कि काफी वी यूज्ड टू 20% हम लोग एक्सपोर्ट करते थे गुड्स टू द यूएस मार्केट, वो अब कम हुआ है। और स्पेशली जो सेक्टर्स जो थोड़े लेबर इंटेंसिव होते थे जैसे कि टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, उन सब पे इम्पैक्ट आया है। बट वी रिसेंटली सॉ द जो हमारी जीडीपी फिगर्स आई हैं अराउंड 8% हमने इस क्वार्टरली ग्रोथ किया है। इन्फ्लेशन नंबर्स भी इंडिया के काफी 2% पे, तो ऐसा इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि हमें गोल्डीलॉक्स जोन पे है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो मैं नहीं बोलूंगी कि जो टैरिफ्स है उसका इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बहुत ही टाइमली स्टेप्स लिए, जीएसटी में रेट कट किया, हमने डाइवर्सिफिकेशन करी मार्केट में और कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स करे। अकॉर्डिंग टू यू फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी, तो मैं बोलूंगी कि इंडिया पे उतना फर्क नहीं पड़ा जितना यूएस की इकोनॉमी पे खुद पे पड़ रहा है। अच्छा। उनकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, उनके मतलब बोल रहे हैं कि कुछ 0.8-0.9% जो उनका अभी इन्फ्लेशन बढ़ा है उसमें इतना कंट्रीब्यूशन, इतना पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन टैरिफ्स की वजह से आया है। ओके। और उनकी कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है और एक कंट्री जिसका अभी ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दैट्स नॉट अ गुड साइन। ओके, ठीक है। यूएस में ट्रम्प आते हैं, ट्रम्प के आने के बाद वो डिपोटेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डिपोर्ट करते हैं बहुत सारे इंडियंस को, बाकी भी कंट्रीज को। हमने वीडियोस देखी हैं कैसे एक यूएस मिलिट्री अपने कैदी को भेजा जाता है ना, वीडियोस में भी आपने जरूर देखी होंगी वो ना। उस तरीके से वो हथकड़ियां हैं हाथ में और वो लेके आते हैं इंडियंस को। ऐसा लगता है कि शायद जेल में बंद थे और वो कैदियों को छोड़ा जाता है यहाँ पे इंडिया में लाके। बड़ा दुख होता है देखने के बाद। और मेरे ख्याल से जिसने भी वो वीडियो देखी होगी तो एक बार तो ना लगा कि ये गलत है, लेकिन सेम चीज हम इंडिया में भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जस्ट उसके बाद ना, जैसे ही यूएस में डिपोर्ट किया इंडियंस को या फिर बाकी लोगों को, हमने डिपोर्ट किया या फिर कह सकते हो कि स्टेप्स लिए, हमने ट्राई करा रोहिंग्या और बाकी लोगों को इंडिया से भगाने के लिए। तो लेकिन जब यूएस करता है तो सब लोग उसके साथ खड़े हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, ये अपनी कंट्री के लिए अच्छा स्टेप है। हम लोग करते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सुपर पावर्स जो कंट्री हैं उनके लिए रूल्स अलग हैं या फिर इंडिया के सेम वही चीज की एक रूल इंडिया के लिए अलग है बिल्कुल? आई थिंक एक प्रिविलेज होता है सुपर पावर का कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द वंस हु गेट टू मेक द रूल्स, देन यू वांट द वर्ल्ड टू बेंड अकॉर्डिंगली, कि आपने रूल्स बनाए हैं तो आप फॉलो करो। अगर आप नहीं करोगे तो रेट्रीब्यूशन होता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और वंस दोज रूल्स स्टॉप वर्किंग इन योर फेवर, जैसे कि अभी आपने इमिग्रेशन हुई, आपने खुद करवाई इतनी यूएस में, आई टॉक अबाउट इट, और जब वो आपके फेवर में, व्हेन दे स्टॉप वर्किंग इन योर फेवर, देन यू आर द फर्स्ट वंस टू अबैंडन इट, कि हम नहीं फॉलो करेंगे। तो आई थिंक द वर्ल्ड सीज थ्रू इट, उनको दिखता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इरोड हो रही है जब आप ऐसे एक्शंस करते हो। तो यूएस वाज द कंट्री जिसने एक पूरा, जब वो कोल्ड वॉर के बाद जब वो जीते थे सोवियत यूनियन के ऊपर, तो उन्होंने पूरा एक सोल सुपर पावर बन गए थे। तो उनका एक विजन था वर्ल्ड के लिए कि उनको एक फ्री ओपन वर्ल्ड क्रिएट करना है, फ्री ओपन वर्ल्ड, जिसमें वो चाहते थे कि हम एक वेस्टर्न कल्चर और वैल्यूज दूसरी कंट्री में फैलाएंगे, जिसकी वजह से जब हम वेस्टर्नाइज होंगे तो हम उनकी कंपनीज के
उनकी चीजों के, उनके खाने की तरीके वो हम अपने देश में लाना चाहेंगे, उनकी एमएनसीज हमारे देश में आएंगी। ओके जिन देशों ने वो नहीं किया उनको आपने बोल दिया कि आपके ह्यूमन राइट्स नहीं, आप अच्छे से आपके देश में ह्यूमन राइट्स नहीं फॉलो अच्छे से होते इम्प्लीमेंट, आपके कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो हम आपको अटैक कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसे एक अप्रोच फॉलो करी और जब तक कि उनके फेवर में वर्क किया दे वेंट अलोंग। बट जिस दिन जैसे कि एक एक सेगमेंट जैसे कि मिलिटरीली उन्होंने इंटरवीन किया इराक अफगानिस्तान में, इट स्टॉप्ड वर्किंग इन देयर फेवर। उन्होंने फिर 2 डेकेड्स बाद अभी अफगानिस्तान से विड्रॉ किया। इट वाज अ शेमफुल एक्सिट। बिल्कुल फिर आपने एक पूरा एक मल्टीकल्चरल आपने ही बात की थी ट्रांसनेशनलिज्म की, यूएस की ही पॉलिसी थी कि कोई भी एक अपनी नेशनल आइडेंटिटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, वी वांट ग्लोबल सिटीजन्स, फ्री ओपन वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। तो उसकी वजह से आपके देश में इमिग्रेशन बढ़ी, आपकी सोसाइटीज मल्टीकल्चरल हो गई, और जैसे ही वो हुआ आपने इमिग्रेशन के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। आपने बोला हमारी सिविलाइजेशन को हर्ट हो रहा है। आई मीन यूएस इज नॉट इवन अ सिविलाइजेशनल स्टेट, तो आप हो भी नहीं, बट आपकी सिविलाइजेशन हर्ट हो रही है। आपने ग्लोबलाइजेशन करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में आउटसोर्स कर दी, उसकी वजह से आपके देश में जॉब्स कम हो गई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी अमेरिका वी कॉल इट अ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट हैपेंड इन अमेरिका। तो अब उसके बाद आपने टैरिफ्स लगा दिए वर्ल्ड में कि जिसकी वजह से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो पूरी ही अप्रोच उनकी उल्टी पड़ी, बैकफायर करी, और उन्होंने उसके अगेंस्ट अब जो कुछ भी जो ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट अप्रोच है वो बेसिकली उसी की ही एंटी अप्रोच है, जो एक फ्री अमेरिकन वर्ल्ड, फ्री ओपन अमेरिकन वर्ल्ड, जो अमेरिकन लेड वर्ल्ड क्रिएट करना था। तो कमिंग टू दैट इमिग्रेशन वाला पॉइंट, वो उन्हीं की अप्रोच है जो कि बैकफायर करी। उनका मल्टीकल्चरलिज्म वर्क नहीं करा, उनकी सोसाइटीज मल्टीकल्चरल वर्क हो गई, और अब वो उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है कि हम कैसे डील करें। And I think here India can step in क्योंकि we've been a multicultural society from the very beginning, from our very independence. आपने इंडिया को क्रिटिसाइज किया, ह्यूमन राइट्स एटसेट्रा, रिलीजियस कम्युनिटीज के राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, बट आई थिंक वी हैव बीन अ वेरी स्टॉन्च advocator of respecting human rights and even dealing with a multicultural society. So here India can definitely give America lessons कि कैसे आप डील कर सकते हो, बिकॉज जो आपको प्रॉब्लम लग रही है वो इंडिया की स्ट्रेंथ रही है। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन, हाँ जी, आपको काफी एक्सपीरियंस है जियो पॉलिटिक्स का, आपके अकॉर्डिंग क्या ट्रम्प नोबल पीस प्राइज के जो है हकदार हैं या नहीं? अगर मेरे को यूएस जाना पड़ा पढ़ाई करने और वो मेरा वीजा चेक करेंगे, वो मेरी सोशल मीडिया पे जाएंगे, वो देखेंगे कि इसमें तो एंटी तो आप पास करना चाहोगे इसको? यस और नो? आई मीन ऑब्वियसली नो, क्योंकि आप जो नोबेल पीस प्राइज, आई मीन यू शुड नॉट मेक देम पॉलिटिकल। और बहुत ही अब अगेन हिपोक्रेसी बहुत है, वो पीस जो वो टाउट करते हैं कि हम एक पीस प्रमोट कर रहे हैं वर्ल्ड में। आई कैन गिव यू 100 एग्जांपल्स। पाकिस्तान तो दे चुका है ऑलरेडी, काफी कंट्रीज ने नॉमिनेट किया। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो थोड़ा इतना एंटी इंडिया स्टैंड उन्होंने लिया था वाज क्योंकि इंडिया ने उनकी ईगो को बूस्ट नहीं दिया था, जैसे कि काफी देश दे रहे थे। हमने तो सपोर्ट नहीं किया उसमें। हाँ जी, तो हमने ऐसे उन्हें नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट नहीं किया। नॉमिनेशन इज अगेन अ स्टेप फॉरवर्ड। हमने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि आपने सीज फायर करवाई है। बट अगेन आई कैन गिव 100 एग्जांपल्स जहाँ पे ट्रम्प हैज सेड दैट ही इज promoted peace, but वो peace deals कितनी sustainable है? They're not sustainable if I'm being honest. Some of the conflicts didn't even exist, जिसको उन्होंने बोला है कि हमने उसे वो किया है। और वो अपने उनकी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस भी काफी ऐसे एक डाइकोटमी है। वो बोलते हैं कि हम पीस कर रहे हैं, बट वो वेनेजुएला पे वॉर कर रहे हैं। उन्होंने बोला है हम एनेक्स कर लेंगे पनामा कैनाल को, ग्रीनलैंड को, और अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग रिज्यूम कर दी है। सो ये सब पीस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो आई मीन यू कांट, आप नहीं देना चाहते? हाँ जी, ठीक, अगर मेरे हाथ में हो तो। ओके, चाइना के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, हाँ जी। और बट साथ ही साथ हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चाहे वो हमारा एक मोबाइल फोन हो, चाहे वो एक डेली यूज की जो भी है ना चीजें हैं, वो हम बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड करते हैं। तो आप इसको किस नजर से देखते हो? आपको क्या लगता है कि क्या हम सच में चाइना पे डिपेंडेंट है, ये चीज हम खुद नहीं कर सकते, या फिर चाइना हमारा दुश्मन है? दुश्मन एक्चुअल में हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना पे है। और मुझे से क्योंकि आपने बोला तो अभी वेरी रिसेंटली मुझे याद आया ट्रेड जो डेटा है, तो इंडिया का जो डेफिसिट है, जितना जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हम बोलेंगे, वो $100 बिलियन का हमारा चाइना के साथ अलोन है। और चाइना का जो ट्रेड सरप्लस रहा है वर्ल्ड के साथ, अभी रिसेंट फिगर जो आई है वो $1 ट्रिलियन का सरप्लस रहा है।
तो $1 ट्रिलियन इट इज अ रिकॉर्ड हाई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो भी इस साल होना जब टैरिफ और इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज थी इकोनॉमिक डोमेन में, तो इट इज अ फीट इन इटसेल्फ। तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड ही चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, तो दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम। और जो चाइना का इकोनॉमिक मॉडल है वो ही दैट इज ऑफ क्रिएटिंग डिपेंडेंसीज। आप चाह के भी चाइना की इकोनॉमी से वीन अवे नहीं कर सकते हो। आप जब करोगे तो वो यू विल नीड चाइनीज गुड्स, क्योंकि उनका इकोनॉमिक मॉडल ही था डिपेंडेंसी क्रिएट करने का, वो उनकी ग्रोथ स्टोरी ही वो रही है। तो जब हम बात, ऐसा कहा जाता है कि चाइना लड़ाई में कम जो है ध्यान देता है, कि उसको वॉर्स नहीं चाहिए, उसको यही चाहिए कि मैं ये कंट्री मेरे पे अगर डिपेंडेंट हो गई तो वो वैसे ही मेरे से हार गया ना। अभी वॉर पे तो क्योंकि हमने कोई वॉर देखा नहीं है अभी में लड़ते हुए, उनकी हमने एक्चुअल कॉम्बैट में नहीं देखा है, तो हम ये बोल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि चाइना ने क्योंकि वो सुपर पावर एम्बिशंस रखते हैं, तो उन्होंने हर डोमेन को कवर करा हुआ अरे है। कंट्री तो वैसे ही उसको सबका ही मुझे लगता है सभी लोगों को उसके पैसे देने, है ना, सभी के, तो सभी को कर्जा बांटा हुआ है उसने। मैंने अभी डेटा फिगर पढ़ा था कि 2000 से लेके 2022 के बीच में सिर्फ 17 कंट्रीज थी जिनको चाइना ने कोई कुछ ना लोन कुछ- नहीं दिया था। सिर्फ 17 कंट्रीज ऑफ द इंटायर वर्ल्ड जिसको चाइना ने लोन नहीं दिया था। जिसको नहीं दिया, नहीं दिया था, सिर्फ बाकी सबको 17। दिया है। हाँ जी, तो वो तो वैसे ही उसके फिर हाँ वो जी, क्यों लड़ेंगे? उनका इकोनॉमिक मॉडल ही डिपेंडेंसी क्रिएट करने का है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है। जब अभी एक्चुअल में इंडिया को और वर्ल्ड को एक ही टाइम पे रियलाइज हुआ कि हम लोग को अलग होने की जरूरत है चाइना से, दैट वाज इंडिया में जब हमने गलवान में वो देखा क्राइसिस, जब गलवान में क्लैशेस हुए, और वर्ल्ड ने देखा जब कोविड-19 के बाद जब सप्लाई चेन इश्यूज आए, तो सबने साथ में रियलाइज किया। तो वर्ल्ड में ऐसा China + 1 स्ट्रैटेजी, काफी सारे न्यू ट्रेंड्स आए, फ्रेंड शोरिंग, ऑन शोरिंग, री शोरिंग, हम चाइना से अलग करेंगे, दूसरी कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग लाएंगे। यूएस ने बोला कि हम डीकपल करेंगे। फिर कुछ साल बाद उन्होंने बोला नहीं, डीकपलिंग तो चाइना से पॉसिबल नहीं है, हम डी रिस्क कर लेते हैं। ओके, तो एक यूएस जैसी इकोनॉमी भी नहीं बात कर पा रही है कि डीकपल, वो भी नहीं कर यानी कि सकते। वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत हद तक डिपेंड है इस पे। हाँ जी, कि उनका मॉडल ही यही है कि आप डाउनस्ट्रीम, आप अगर अपस्ट्रीम में भी मतलब डाउनस्ट्रीम जब प्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि हमारे कंट्री में भी एप्पल की असेंबली हो रही है, बट रॉ मटेरियल अभी भी चाइना से चाइना आता है। से तो इसलिए बोलते हैं, असेंबल हो रहा है बट हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग फेमस सेइंग है कि मेड इन इंडिया रिलाइज ऑन मेड इन चाइना। चाइना। मेक इन इंडिया जो हमारी पॉलिसी थी, रिलाइज ऑन मेड इन चाइना। ओके, रशिया से हमने सस्ता ऑयल खरीदा, हाँ जी, आपको क्या लगता है कि वो स्मार्ट मूव था या नहीं? क्या आपको इतना कोई मेमोरी है कि ऐसा कोई बहुत पिंच हुआ प्राइस में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ऑयल प्राइसेस वगैरह में? बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। हाँ जी, क्योंकि हमने सस्ता ऑयल खरीदा। और ये सिर्फ इंडियंस का कहना नहीं है, आई मीन आपने उस समय काफी ऐसे स्टेटमेंट सुनी होंगी हमारे मिनिस्टर्स वगैरह से, जो वो बोल रहे थे कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे, हम 1.4 बिलियन पीपल को पहले रखेंगे बिफोर, मतलब हम जितना भी डिसीजन है हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करेंगे। बट ये एक्नॉलेजमेंट सिर्फ इंडिया से नहीं आया था। जब जो बाइडेन, जब हमने व्हेन वी वर बाइंग रशियन ऑयल, जो बाइडेन गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इंडिया को बोला था कि हैड इंडिया नॉट बॉट द रशियन ऑयल, जो प्राइसेस है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं ऑयल मार्केट में, क्योंकि इंडिया ने स्टेबलाइज करी। बिकॉज आप जो यूरोपियन कंट्री जिन्होंने बंद करा यूरोप से, आई मीन रशिया से ऑयल खरीदना, उन्होंने इंडिया की जो इंडिया की मार्केट थी, उन्होंने वहां जाके ऑयल की डिमांड करी। ओके, तो जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड ही है ना। तो जब आप बाहर से बाई करोगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे। सो इंडिया स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम रशिया, ओके, हमें डिस्काउंट इसलिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, और हमने कभी भी इंटरनेशनल लॉज या रूल्स को वायलेट नहीं किया। जब सैंक्शंस भी लगे तो हम लोगों ने, एक लिमिट थी, सीलिंग थी कि हम इससे महंगा ऑयल नहीं खरीद सकते, तो हमने नहीं खरीदा। हमने सैंक्शंस को मतलब रिस्पेक्ट किया। और अगर इतना ही इनको मतलब था कि रशिया को टारगेट करना ही है सैंक्शंस वगैरह के, तो उनने रशियन ऑयल सेक्टर वाज मेजरली केप्ट आउट ऑफ द सैंक्शन regime। वो तो अभी वेरी रिसेंटली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रोजनेफ्ट और लूक ऑयल पे सैंक्शंस लगाए आफ्टर द वॉर हैड स्ट्रेच्ड ऑन फॉर सो मेनी इयर्स। तो पहले क्यों नहीं लगाए? क्योंकि आपको भी पता है कि ऑयल मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाती तो आपके भी पिंच पड़ता है, अमेरिकन कंज्यूमर्स को भी ऑयल महंगा पड़ता। यानी कि वो एक स्मार्ट मूव था। मैं तो यही बोलूंगी। ओके, पाकिस्तान को न्यूज में बहुत बड़ा खतरा दिखाते हैं। हाँ जी, क्या ग्राउंड रिपोर्ट या फिर ग्राउंड लेवल पे इंडिया का प्राइमरी थ्रेट कह लो या फिर प्राइमरी इशू है पाकिस्तान आज की डेट में? मुझे लगता है हमारे इंडियंस की थोड़ी प्रॉब्लम है कि हम वर्ल्ड को बोलते हैं कि आप इंडिया और पाकिस्तान को हाइफिनेट मत करो,
सबसे पहले हम इंडियंस ही हाइफिनेट कर देते हैं, हम खुद ही इंडिया को एक पाकिस्तानी लेंस से देखते हैं। तो वी शुड नॉट डू दैट, क्योंकि इट्स पाकिस्तान हु इज ऑब्सेस्ड विद इंडिया, वी आर नॉट। हमारी ग्रोथ स्टोरी, उनकी ग्रोथ स्टोरी, वी पोल्स अपार्ट। जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं वर्ल्ड में इंडिया और पाकिस्तान के लिए, आप उसी में डिफरेंस देख सकते हैं। पाकिस्तान को एक रोग स्टेट बोला जाता है, आप इंडिया को एक राइजिंग पावर बोला जाता है। सो बहुत डिफरेंस है हम दोनों में। नॉट गोइंग टू से कि कोई थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी न्यूसेंस फॉर इंडिया। वो एक हमारे इंडिया के अगेंस्ट एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म परपेचुएट करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो जिनकी आर्मी है, हु हैज ऑल द रिमोट कंट्रोल ओवर व्हाट्स हैपनिंग इन देयर कंट्री, वो जो टेररिज्म सपोर्ट करते हैं, वो टेररिस्ट को स्ट्रेटेजिक एसेट्स बोलते हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है दैट नीड्स टू बी डेल्ट विद। बट जो पाकिस्तान एज एक कंट्री, अभी आप कोई चैलेंज बोलो और वो वहां पे ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनकी कंट्री बहुत ही, उनकी इकोनॉमी शैम्बल्स में है, उनके खुद के इतने इश्यूज हैं, उनके बहुत इश्यूज हैं। उनकी इकोनॉमी वो सस्टेन नहीं कर सकते विदाउट गेटिंग लोन फ्रॉम IMF, चाइना, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया। उनके बिना उनकी मतलब बेगिंग बोल बोल जाते हैं कि जब भी वो जाते हैं दे गो टू द कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद अ बेगिंग बोल। और पाकिस्तान के जो टेररिज्म को उन्होंने प्रमोट किया इंडिया के अगेंस्ट, अब इट हैज बैकफायर्ड। अब उनकी कंट्री में टेररिज्म की प्रॉब्लम हो रही है। हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट ओनली टू बाइट योर नेबर्स, वन डे दे विल कम बैक एंड बाइट यू। तो उनके साथ वो हो रहा है। हर प्रोविंस का रोज कोई ना कोई खबर आती है, आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो वी वेरी टू डिफरेंट कंट्रीज एंड वी शुड नॉट कीप देम, यू नो, वी शुड नॉट, इंडियंस एज इंडियंस वी शुड नॉट हाइफिनेट देम। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। ओके मैम, हम स्टार्ट करते हैं इंडिया का मैप जब देखना, तो नीचे श्रीलंका, उसके बाद भूटान, म्यांमार, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, हाँ जी। अफगानिस्तान। अगर देखा जाए तो क्या आपके अकॉर्डिंग इंडिया को बिग ब्रदर होने का नुकसान झेलना पड़ता है? जैसे अभी हम देख रहे हैं आजकल, मतलब नेबरहुड में थोड़ा टर्मोइल में है, बट मैं नहीं बोलूंगी वो बिकॉज ऑफ इंडिया बीइंग अ बिग ब्रदर वो हुआ, क्योंकि उनकी कंट्री में कुछ डोमेस्टिक फिर ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से चेंजेस आए। इट वाज इंडिया डजंट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अदर कंट्रीज, चाहे वो नेबरिंग, चाहे कितनी भी छोटी कंट्री हो, तो इंडिया वो नहीं करती है। तो वो प्रॉब्लम्स जो थी वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से हुई। तो आप कोई भी, जैसे आप श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, आई थिंक श्रीलंका, चाइना हैड अ बिगर रोल इन दैट। इंडिया का कोई रोल नहीं था उनके इकोनॉमिक क्राइसिस में, बल्कि इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू स्टेप इन। हमने $4 बिलियन की उनको लाइन ऑफ क्रेडिट, एड वगैरह दी। फिर जो म्यांमार है, म्यांमार में मिलिट्री कू हुई, तो वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बल्कि इंडिया बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इन चैलेंजेस से डील करती है। बांग्लादेश में हसीना गवर्नमेंट का ओवरथ्रो जो हुआ, अब जो गवर्नमेंट आई है वो थोड़ा हॉस्टाइल बिहेव कर रही है टुवर्ड्स इंडिया, बट आई डोंट रिमेम्बर एनी प्रोवोकेटिव थिंग्स बीइंग सेड ऑन इंडियन गवर्नमेंट्स पार्ट। ऐसा क्यों होता है इंडियंस, मतलब हम लोगों के साथ हम किसी चीज में इन्वॉल्व भी नहीं होते और हमारा नाम ले लिया जाता है? सो वो एक स्टेटमेंट है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चूज योर नेबर्स। तो दिस इज द नेबरहुड दैट वी लिव इन एंड we have always pursued a very mutually beneficial relationship with our neighbors. तो हमने ऐसे देखा है कि दोनों तरफ से win-win situation होनी चाहिए, and we've exercised strategic patience. जैसे म्यांमार के केस, मालदीव्स के केस में the Muizu government got elected on the India Out campaign. उनने, जैसे एक ट्रेडिशन चलता आता है उनके देश में कि उनकी फर्स्ट फॉरेन विजिट इंडिया में होती थी उनके लीडर की, बट ही chose to break that tradition which was something not expected. तो हम लोगों ने ऐसा, इंडिया ने अगेन कोई वो नहीं बोला, मतलब इट्स लाइक हमने वेट किया कि आप रियलाइज करोगे एंड देन यू वुड, बिकॉज इवन इफ वी नीड देम इवन दे नीड अस। तो वो रियलिटी है। और ओके आती है ब्रिक्स करेंसी है ना, जो आजकल बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं। क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या पॉसिबल है जो वो एक प्लान है कि हम एक $US को compete कर सकते हैं या फिर उसके मुकाबले में एक अपनी करेंसी ब्रिक्स खड़ी कर सकते हैं? ब्रिक्स करेंसी की बात क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ देयर इज अ पुश टुवर्ड्स डॉलराइजेशन कि हमें डॉलर से अवे जाना है। क्यों डॉलर से अवे जाना है? क्योंकि ऐसा कुछ, जैसे यूएस गवर्नमेंट ने वेपनाइज किया डॉलर को, उन्होंने सैंक्शंस, जब सैंक्शंस लगाए तो डॉलर को वेपनाइज किया। ऐसे इंडिया यूज्ड टू बी अ बायर ऑफ इरानियन ऑयल,
जहाँ आपने ईरान पे सारी sanctions लगाए। ट्रेड सारी यूएस डॉलर में होती है। हाँ जी, यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी भी है, हम उसे ट्रेड व्हीकल की तरह भी यूज करते हैं। सो डॉलर इज वेरी डीपली इंटेंट इनटू अ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ब्रिक्स करेंसी की बात हो तो रही है, बट और हम लोगों ने ब्रिक्स ने एक पुश किया टुवर्ड्स लोकल करेंसीज कि हम लोकल करेंसीज में करेंगे। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया और रशिया हम रूबल और आईएनआर में ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा युआन भी यूज होता है, तो हम ऐसे वी वर ट्रेडिंग। बट अब एक ब्रिक्स करेंसी की भी बात हो रही है। सो देयर वर सम रीसेंट डेवलपमेंट्स ऐसे हुई हैं कि कुछ ऐसा गोल्ड से बैक्ड ऐसे कुछ करेंसी, बट वो सेटलमेंट सिस्टम्स वगैरह की बात हो रही है कि कैसे हम डॉलर से दूर जा सकते हैं। But I still think कि dollar it's not going to go away overnight. It's a very long process, and we as Indians should be careful कि जब हम de-dollarization करें और हम local currencies को promote करें, so मतलब ऐसा नहीं कि हम डॉलर को replace कर दें with yuan. It should be replaced with INR. हमारी करेंसी को प्रमोट करना चाहिए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होनी चाहिए। बिकॉज हमारा मेन टारगेट इंडियन करेंसी को प्रमोट करना यूएस को चाहिए। ना। हाँ जी, अगर हम डॉलर को रिप्लेस कर देंगे भी दूसरा आ गया ना। क्योंकि हम रशिया से युआन करेंसी को यूज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो दैट इज समथिंग Purpose solve नहीं हो दैट रहा। हाँ जी, इंडियंस को वो कोई बेनिफिट नहीं करेगा। आई थिंक इट वुड बी अ वर्स सिचुएशन टू बी इन। ओके, एक चीज और बड़ी देखी जाती है आजकल कि जो फॉरेनर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ग्लोबल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंडियन इमेज को बिल्कुल पॉलिश करने में लगे हुए हैं आजकल। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उनका एक्चुअल में इंडिया का वो रियल लव है, या फिर वो जस्ट एक व्यूज के लिए चल रहा है? सर दोनों चीजें होंगी, क्योंकि मैंने वो अभी सॉफ्ट पावर की हम बात कर रहे थे, तो इंडिया की सॉफ्ट पावर तो बढ़ ही रही है। तो एवरीबडी वांट्स टू विटनेस कि जैसे कि आजकल वेडिंग सीजन है, कितना जैसे हमको तो पता है कि क्या होता है, बट फ्रॉम अ फॉरेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट वुड बी समथिंग वेरी एक्साइटिंग। इंडियन क्रिकेट हो गया, तो ऐसे कुछ बहुत एग्जांपल्स है। हमारा बॉलीवुड काफी अट्रैक्शन है, टूरिज्म काफी है, हमारी जो सिटीज हैं, सो वी बीन प्रमोटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर टूरिज्म, जैसे रूरल टूरिज्म हो गया, तो ऐसे हम काफी डिफरेंट चीजें प्रमोट कर रहे हैं। तो वो सॉफ्ट पावर फैक्टर तो है ही, एंड एवरीबडी वांट्स टू सी कि ऐसा क्या है। पर जो आपने एल्गोरिथम वाली जो बात करी वो भी ट्रू है, बिकॉज India has a population of 1.4 billion people, so nobody wants to lose on that market. तब ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहोगे जो इंडियंस को प्रोवोक करे। So ऐसा हुआ भी है, बीच में कुछ सुनने में भी आया है ना, कुछ जो है एक दो स्टोरी थी जिसमें कि कुछ कोई इन्फ्लुएंसर था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट उसने रैंडम एक दो ऐसी वीडियो पोस्ट कर दी इंडिया के लिए, तो उसकी जो वो व्यूज थे हाईएस्ट जो उसके थे उससे जस्ट डबल गए। तो उसको ये समझ में आया कि यार यहाँ तो है ना ऑडियंस है जो जिसके अंदर देशभक्ति है अभी, जिसको इंडिया का नाम आते ही लगता है कि हाँ। ऑडियंस की साइकोलॉजी से प्ले करना कहते हैं। आप ये बोल दो इंडिया इज अमेजिंग, पीपल वुड कम रशिंग टू वॉच योर वीडियो। आप बोल दो इंडिया सरप्राइज, चाहे कैमरा बंद होने के बाद कुछ भी बोल रहा हो। हाँ जी, इंडिया की मैंने तो इंडिया को मिसअंडरस्टैंड किया, इंडिया तो एक सुपर पावर है। जस्ट हैव टू से दीज थिंग्स एंड यू विल गेट मिलियंस ऑफ व्यूज। ओके, एक ऑनेस्ट सवाल। हाँ जी, क्या इंडिया सुपर पावर्स को कॉपी करता है आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है कॉपी करना इज नो क्राइम। अगर किसी की बेस्ट प्रैक्टिस हम कुछ विटनेस कर रहे हैं तो हमें उसको बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए, अपने देश के अकॉर्डिंग उसे ट्वीक करना चाहिए, जैसे और आत्मनिर्भरता जो कहते हैं, हमें वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कॉपी करने में कुछ गलत नहीं है। और बट इंडिया हैज ऑलवेज बिन चार्टिंग आउट इट्स ओन पाथ। अगर मैं एग्जांपल, इससे कि सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमने, तो हमें बोला गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रैंसैक्ड फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, इसमें कुछ नया ही नहीं है। बिल्कुल। पर उस समय दुनिया में इतनी कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, तो क्या हमने उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और 75 ईयर्स जो हम इंडिपेंडेंस और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को आए हुए हो गए हैं, कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो अब हम उसकी सक्सेस देख रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं था। हम लोगों ने कोल्ड वॉर के समय पे भी डिसाइडेड टू मेक अ न्यू ब्लॉक, हम नॉन अलाइनमेंट फॉलो करा, बट सेम टाइम पे क्या हम रशिया का जो प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल है वो फॉलो नहीं कर रहे थे? वी वर डूइंग इट। सो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमें उनकी लेनी चाहिए, बट वी शुड सूट इट अकॉर्डिंग टू आवर डोमेस्टिक कंडीशंस। हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए बट इंडिया जो एक अपना एक पाथ क्रिएट करना, वो इंडिया कर रहा है। इंडिया इज लुकिंग फॉर, मतलब इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग इट्स ओन लीडरशिप।
तो जो हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, सो इंडिया इज बिकमिंग द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो हम अपनी जो ऐसे यूपीआई, जो हमारा इनोवेशन, जो हमारा ये पूरा एक रेवोल्यूशन था, डिजिटल रेवोल्यूशन, तो वो हम हर कंट्री में शेयर कर रहे हैं। वो जो हम डिजिटल स्टैक कहते हैं कि आप हमारा जो जनधन ट्रिनिटी वाला जो आधार का सिस्टम है, यूपीआई है, आप कैसे उसे अपने कंट्री में अडॉप्ट कर सकते हो। तो हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी तो शेयर करें दूसरी कंट्रीज के साथ, और ये सिर्फ हम डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ नहीं कर रहे, हमने फ्रांस के साथ मैंने भी सुना है शेयर अभी किया है। शायद जो इंडियन यूपीआई है, ये कोई कंट्री कोई काफी कंट्रीज के साथ हुआ चल है, रहा है अभी, है ना? काफी कंट्रीज का था। हमने सिंगापुर, फ्रांस, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमने उनको भी शेयर किया, यूएई, तो जहाँ पे पेमेंट्स वगैरह पॉसिबल है थ्रू यूपीआई। इवन ग्लोबल बॉडीज में भी इंडिया लीडरशिप पोजीशन ले रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वो इनिशिएटिव था, वो इंडियन गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव था। अभी हमने G20 की प्रेसिडेंसी करी, सो काफी इंडियन लेड इनिशिएटिव्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ बोथ दैट वी सी टुडे। ओके, हम लोग कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं जिसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको दोनों में से जो बेटर लगता है आप उसे आंसर कर सकते हो। ओके, पेट्रोल प्राइस, ग्लोबल पॉलिटिक्स या फिर लोकल पॉलिटिक्स? दोनों ही है, क्योंकि आई मीन इसमें मैं चूज नहीं कर सकती, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स से, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से आपका क्रूड इंडिया में इंपोर्ट होता है उतने प्राइस पे, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से उतने टैक्सेस लगते हैं उस पर, जितना उसका प्राइस होता है उतना आधा हम टैक्सेस लगाते हैं। तो दोनों इन्वॉल्व है। मिक्स ऑफ बोथ। चाइना एप्स डिलीट या डिपेंडेंट? चाइनीज एप्स डिलीट, इंडियन एप्स डाउनलोड एंड डिपेंड। ओके, वीजा इश्यूज, लक या फिर जियोपॉलिटिक्स? वीजा, आई मीन इट्स, आई थिंक इट्स मेजरली जियोपॉलिटिकल, अभी हमने डिस्कस भी किया। और जितना स्ट्रांग आपकी कंट्री का पासपोर्ट होगा उतना इजी आपके लिए वीजा लेना होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन, लक, वो तो बाद में आता है। ओके, सोशल मीडिया जो भी इंडिया को है ना इमेज पॉलिश कर रहा है, हाँ जी। व्यूज या एल्गोरिदम? पहले तो एल्गोरिथम आती है, क्योंकि वो आपको, जब तक एल्गोरिथम आपको करेगी नहीं, मतलब इफ एज अ यूजर आप नहीं देखोगे तब तक व्यूज भी नहीं आएंगे। सो इट्स एल्गोरिथम। ओके, इंडिया फ्यूचर, सुपर पावर या स्मार्ट पावर? शॉर्ट टर्म में वी शुड एम टू बिकम अ स्मार्ट पावर, और लॉन्ग टर्म सुपर पावर, मिक्स ऑफ बोथ। ओके, एक आपकी तरफ से मैसेज, मैक्सिमम हमारी जो ऑडियंस है वो यूथ है, आपकी तरफ से, आप जियो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हो, एक मैसेज जो आप देना चाहते हो ऑडियंस के लिए जो वो यहाँ से लेके जाए। I think it's a very interesting time to read and learn about geopolitics. So world order है वो change हो रहा है, geopolitical happenings काफी, मतलब it's very happening presently, but as long as we have Trump in power, थोड़ा और every day you get to hear very wild things happening in geopolitical environment. So somebody who's interested in this field and somebody who wants to know more about it should definitely invest some time, resources, अपनी knowledge इस field में बढ़ानी चाहिए, because I think it's very interesting. बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने मेरे को बताया कि एक घर बैठे हुए इंसान की लाइफ में भी जियो पॉलिटिक्स का क्या है ना इम्पोर्टेंस है उसकी, हाँ जी। ये शायद उसे भी नहीं पता। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में पढ़ना चाहिए और सर्च करना। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो अगर आपको जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स का पता होगा, यू विल बी एबल टू मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको बाहर पढ़ने जाना है, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स का नहीं पता होगा, सो आई थिंक आपका जो डिसीजन होगा वो इतना वेल बैलेंस्ड डिसीजन नहीं लेने होगा। में थोड़ा सा हेल्प मिलता है ना, हाँ जी। एटलीस्ट कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, हमें लगता है कि जब हम ट्रैवल करेंगे तब हम थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे या कुछ बहुत बड़ी हैपनिंग होगी, वॉर होगा, बट ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को और ऑडियंस को दोनों को काफी सारी चीजें जो है आज बताई जियो पॉलिटिक्स के बारे में। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज हमने जाना कि टीवी में बैठ के 2 लोगों को लड़ा देने से ही जियो पॉलिटिक्स सॉल्व नहीं होती। ये हमारी फोन, फ्यूल और डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजों का मुद्दा है। इंडिया शायद लाउड नहीं है लेकिन किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी नहीं है।